नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राम रहीम की कॉमिक्स आफत के पुतले। पिछले अंक दुश्मनों के दुश्मन में आपने पढ़ा कि एक खतरनाक चीनी मुजरिम फ़ु मांचू विश्व भर के भयानक एवं छटे हुए मुजरिमों को काले टापू में एकत्रित करता है, जहां वह विश्व को फतह करने के लिए असंख्य उच्च कोटि के वैज्ञानिकों से तरह तरह के भयानक आविष्कार भी करवाता है। पर सभी वैज्ञानिकों या तो उससे अपहरण किया होता है या फिर उन्हें दौलत के बल पर खरीदा होता है। उन्हीं वैज्ञानिकों की तरह जब वह भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर घोष को अपहरण करवाता है, तो भारत की बाल सीक्रेट सर्विस के चीफ मिस्टर मुखर्जी अपने विभाग के 2 होनहार बच्चों डबल सीक्रेट एजेंट राम रहीम को काले टापू पर प्रोफेसर घोष को छुड़ाने और फ़ु मांचू को समाप्त करने के लिए भेजते हैं। राम रहीम काले टापू पर पहुंचकर भयानक तबाही मचाते और फ़ु मांचू के कई वफादार सैनिकों को मौत के घाट उतार देते हैं। तब फ़ु मांचू अपने विश्वस्त सैनिक ऑफिसर कर्नल डॉन को उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजता है। कर्नल डॉन अपने चुने हुए कुछ विश्वस्त आदमियों के साथ लड़ाई के आधुनिक सामान से लैस हेलीकॉप्टर द्वारा उन्हें जा घेरता है, लेकिन बहादुर एवं जांबाज राम रहीम उसे उसके हेलीकॉप्टर सहित नष्ट कर देते हैं और उन दोनों हेलीकॉप्टरों तक किसी तरह पहुंच पाने में सफल हो जाते हैं, जिनमें अन्य सैनिक वहां पर आए होते हैं। फिर वे उन दोनों में से एक हेलीकॉप्टर पर कब्जा करने के लिए उनके निकट खड़े 2 सैनिकों पर अपनी गनों से निशाना साधते हैं। फिर क्या होता है, यह आप प्रस्तुत चित्रकथा में पढ़ें। दूसरे ही पल राम रहीम के हाथों में थमी गनें एक साथ गरज उठी। दोनों का निशाना अचूक था। दोनों सिपाही किसी कटे वृक्ष के समान धरती पर लुढ़क कर शांत हो गए। राम रहीम पूरी शक्ति से हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ पड़े। रहीम, तुम पायलट सीट संभालो, तब तक मैं दूसरे हेलीकॉप्टर में टाइम बम फिट करता हूँ ताकि अन्य सैनिक हमारा पीछा न कर सकें। ओके। फिर रहीम लपक कर एक हेलीकॉप्टर पर चढ़ गया और राम अपनी जेब से एक शक्तिशाली टाइम बम निकालकर दूसरे हेलीकॉप्टर के पैड पर सेट करने लगा। जल्दी करो राम, गोलियों की आवाज़ सुनकर सैनिक यहाँ आते ही होंगे। बस 1 मिनट, तुम इंजन स्टार्ट करो। उधर पेड़ों के झुरमुट में राम रहीम को तलाश करते हुए अन्य सैनिक गोली चलने की आवाज़ को सुनकर चौंके। फायरिंग हेलीकॉप्टरों की ओर हुई है, शायद जासूस छोकरे वही है, जल्दी चलो। लेकिन मेजर कुंग के साथ साथ अन्य सैनिकों के वहां पहुंचने से पहले ही राम दूसरे हेलीकॉप्टर में टाइम बम फिट करने के पश्चात सकुशल रहीम के बराबर वाली सीट पर पहुंच चुका था। वो देखो रहीम, सैनिक आ पहुंचे, जल्दी से हेलीकॉप्टर ऊपर उठाओ। आने दो, अब वे हमें पकड़ नहीं पा सकेंगे। हेलीकॉप्टर में बैठे राम रहीम को हाथ से निकलते देख मेजर कुंग क्रोध से चिल्ला उठा, बच कर न जाने पाए, फायर। फिर मेजर कुंग सहित सभी सैनिकों ने राम रहीम के हेलीकॉप्टर बेतहाशा फायर आरंभ कर दिए, लेकिन कुशल पायलट रहीम हेलीकॉप्टर को उनकी फायरिंग रेंज से निकालकर आकाश की ऊंचाइयों में ले जाने में सफल हो गया। उफ, हाथ से निकले जा रहे हैं, जल्दी करो, दूसरे हेलीकॉप्टर में सवार हो जाओ। हमें उन्हें किसी भी कीमत पर हाथ से निकल कर नहीं जाने देना, वरना हम सबकी खैर नहीं। शीघ्र ही कुंग सहित जितने सैनिक उस हेलीकॉप्टर में आ सकते थे सवार हुए और पायलट ने उसे उड़ाते हुए राम रहीम के हेलीकॉप्टर के पीछे लगा दिया। राम भैया, वे हमारा पीछा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उन मूर्खों को अपने अंजाम का पता नहीं। टाइम बम फटने में अब केवल 3 सेकंड बचे हैं। ठीक 3 सेकंड बाद वो मारा, वे सभी गए काम से। मेजर कुंग के साथ साथ सभी सैनिकों के भी हेलीकॉप्टर के साथ परकच्चे उड़ गए। रहीम, तुम्हें हेलीकॉप्टर को उस दिशा में ले चलो, कोई उचित एवं सुरक्षित स्थान देकर लैंड करेंगे। ज़्यादा समय तक हेलीकॉप्टर में सफ़र करना खतरे से खाली नहीं। ठीक है। और रहीम ने हेलीकॉप्टर का रुख राम की बताई दिशा की ओर कर दिया। कुछ ही देर बाद उनका हेलीकॉप्टर एक जंगल के ऊपर से गुजरा। राम भैया, मेरे विचार से इस जंगल से अधिक सुरक्षित और उपयुक्त स्थान हमें छुपने के लिए अन्य कहीं नहीं मिलेगा। ठीक कहते हो, हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए समतल स्थान की ज़रूरत है। तुम हेलीकॉप्टर नीचे करो, मैं देखता हूँ, शायद कोई समतल स्थान दिखाई दे जाए। अभी लो। कहने के साथ ही रहीम ने हेलीकॉप्टर की गति कम कर दी और उसे नीचे उतारने के प्रयत्न में लग गया। शीघ्र ही रहीम, वह देखो, एक छोटा सा समतल स्थान है। हेलीकॉप्टर को थोड़ी सी सावधानी और चेष्टा के साथ वहाँ उतारा जा सकता है। मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ।
और रहीम काफ़ी सावधानी बरतते हुए पेड़ों के मध्य से हेलीकॉप्टर को उस समतल स्थान पर उतारने में सफल हो गया। मेरे विचार से यहाँ आसानी से कोई हमारे हेलीकॉप्टर को नहीं देख पाएगा। हाँ, लेकिन मैं तो इस समय यहाँ के सम्राट फोमांचू के बारे में सोच रहा हूँ। जब उसे इन सब घटनाओं की सूचना मिलेगी तो वह अपना सिर पीट लेगा। परंतु यह भी मत भूलो रहीम कि वह अब हमारी खोज में टापू का चप्पा चप्पा छान मारेगा और हमें समाप्त करने की हर संभव कोशिश करेगा। अब जब औंखली में सिर दे ही दिया है तो मूसलों का क्या डर। चलो कहीं बैठकर कुछ खा पी ले और आसपास के स्थान का निरीक्षण कर ले। ठीक है, चलो। उधर फोमांचू के महल में क्या कहा? बहुत से सैनिकों के साथ साथ कर्नल डॉन और मेजर कुंग को भी उन दोनों छोकरों ने मौत के घाट उतार दिया। हाँ महामहिम, यही नहीं बल्कि वे हमारा एक सैनिक हेलीकॉप्टर भी ले उड़े हैं। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार उन्हें दक्षिण के जंगल की ओर जाते देखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये छोकरे इतने साधारण नहीं जितना कि हम उन्हें समझ रहे थे। अब उन्हें पकड़ने का काम बुलडॉग को ही सौंपना होगा। जाओ, मिस्टर डोंग को तुरंत हमारे पास भेजो। जो आज्ञा महामहिम। और सुनो स्कॉट, किले के आसपास और भीतर सैनिकों की चौकसी और बढ़ा दो, विशेषकर प्रोफेसर घोष की प्रयोगशाला पर। इस संबंध में हम किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं करेंगे। बेहतर है श्रीमान। और स्कॉट सिर झुकाकर कमरे में बाहर निकल गया। कुछ देर बाद स्कॉट की सूचना पर काले टापू के सबसे भयंकरतम इंसानी बुलडॉग ने कमरे के भीतर प्रवेश किया। वह फोमांचू की सीक्रेट फोर्स का चीफ था। महामहिम की जय हो। आपने मुझे याद किया सिनूर? हाँ कमांडर, बोल। मैंने तुम्हें भारत से यहाँ आने वाले 2 जासूस छोकरों के विषय में बातचीत करने के लिए बुलाया है। अब तक की तमाम घटनाओं के साथ साथ तुम्हें यह भी मालूम होगा कि वे दोनों हरामी छोकरे हमें कितना नुकसान पहुँचा चुके हैं। जानता हूँ महामहिम। ज़रूरत से ज़्यादा खतरनाक साबित हुए हैं वे दोनों छोकरे। बिल्कुल, और इसीलिए मैं चाहता हूँ अब उन्हें और कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए। दिए बिना तुरंत समाप्त कर दिया जाए, वरना वे आज़ादी से घूमते हुए इसी तरह तबाही मचाते फिरे तो मुझे डर है कि न केवल एक दिन पूरे टापू को नष्ट करके वे प्रोफेसर घोष को ले उड़ेंगे, बल्कि मेरी वर्षों की मेहनत और ख्वाबों पर भी पानी फेर देंगे। परंतु महामहिम, उन्हें पकड़ने और समाप्त करने का कार्यभार तो आपने कर्नल डॉन को सौंपा हुआ था। क्या कर रहा है वह? कर्नल डॉन और मेजर कुंग उन दोनों छोकरों द्वारा मारे जा चुके हैं कमांडर। कमांडर बुलडॉग चौंक कर बुरी तरह उछल पड़ा। व्हाट? कर्नल डॉन और मेजर कुंग मारे जा चुके हैं? हाँ, इसीलिए उन कुत्तों को समाप्त करने के लिए मुझे तुम्हें बुलाना पड़ा है। मैं चाहता हूँ अब तुम ही निपटो उनसे। पल भर तो बुलडॉग सख्ते की सी हालत में खड़ा, लेकिन दूसरे ही पल क्रोध में उसकी आंखों से चिंगारियाँ सी फूटने लगी। वे कुत्ते अब मेरे हाथों से नहीं बचेंगे महामहिम। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तुरंत उनकी खोजबीन आरंभ करता हूँ। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार वे हेलीकॉप्टर सहित दक्षिण के कोबरा जंगल की ओर देखे गए हैं। मुझे विश्वास है कि वे छुपने के लिए उसी जंगल में उतरेंगे। पाताल में ही क्यों ना छुप जाए महामहिम। वे दोनों 24 घंटे के भीतर भीतर जिंदा या मुर्दा आपके सामने होंगे। गुड, अब तुम जा सकते हो। कुछ ही देर बाद किले को एक विशाल सैनिक काफिला बुलडॉग के नेतृत्व में दक्षिण के कोबरा जंगल की ओर रवाना हुआ। उस काफिले में थल सेना भी थी और हवाई सेना भी। लगभग आधे घंटे के सफर के पश्चात उस काफिले ने कोबरा के जंगल को चारों ओर से घेरा। सुनो सेकी, तुम ट्रांसमीटर द्वारा इस ऑपरेशन के एयर फोर्स इंचार्ज मिस्टर डोनाल्ड से संपर्क स्थापित करो और उन्हें मेरी ओर से निर्देश दो कि छाताधारी सैनिक नीचे जंप करे। यस कमांडर। उधर चारों ओर से आती तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनकर भोजन करते राम रहीम चौंक उठे। खतरा! ओह, ये आवाज़ें कैसी? जरूर सैनिक हमारी खोजबीन करने यहाँ पहुँचे। तब तो हमें तुरंत अपने हेलीकॉप्टर में पहुँचना चाहिए। हाँ चलो। दोनों दौड़ते हुए अपने हेलीकॉप्टर के निकट पहुँचे। राम भैया, वह देखो। ओह! तभी आकाश में मंडराते उन असंख्य विमानों ने अब अनगिनत छाताधारी सैनिकों को बाहर उगल दिया। मारे गए छाताधारी सैनिक। लगता है इस बार होमवंशा ने हमें समाप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जरूर जंगल के बाहर भी सैनिक घेरा डाल चुके होंगे। सोचने विचारने में समय नष्ट मत करो राम। हेलीकॉप्टर लेकर निकल चलते हैं। यहाँ से बच निकलने का केवल यही उपाय है। कैसी बचकानी बात कर रहे हो? जानते नहीं ऊपर लड़ाकू विमान है, वे हेलीकॉप्टर को देखते ही नष्ट कर देंगे। ओह, यह तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन अब क्या करें? यहाँ से बच निकलने का केवल एक ही उपाय है। पश्चिम की ओर से इस जंगल को जल्द से जल्द पार कर समुद्र तट तक पहुँचा जाए।
मुझे विश्वास है कि उस तरफ सैनिकों ने डेरा नहीं डाला होगा। समुद्र में पहुंचकर हम विमानों के आक्रमण से भी बच सकते हैं। ओह, तो फिर जल्दी चलो। छाताधारी सैनिक नीचे पहुंचने ही वाले हैं। दूसरे ही क्षण दोनों पूरी शक्ति से पश्चिम की ओर दौड़ पड़े, लेकिन नीचे उतरते साथ साथ छाताधारी सैनिकों की दृष्टि उन पर पड़ चुकी थी। वे रहे दोनों छोकरे, शायद समुद्र की ओर भाग रहे हैं। खत्म कर दो इसे। फायरिंग के साथ साथ छाताधारी सैनिकों ने दस्ती बमों का भी प्रयोग किया। हिम्मत बहादुरों के सामने ही घुटने टेक दिए। रहीम, हिम्मत मत हारो। लहराते हुए दौड़ो रहीम, वरना बचना असंभव है। लेकिन वे तो दस्ती बमों का प्रयोग कर रहे हैं। तभी, रहीम बचो। उफ, इन कमबख्त को भी यही इसी समय सामने आना था। वे वही छाताधारी सैनिक थे जो धरती पर पहुंचने के पश्चात उन्हीं की खोज में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उन पर दृष्टि पड़ते ही राम रहीम ने इधर उधर खड़े पेड़ों की ओर ओट में छलांग लगा दी। पेड़ों की ओट में पहुंचते ही दोनों ने अपनी अपनी गनें सीधी की और इससे पहले कि सामने खड़े सैनिक संभल पाते, उनकी गनें खूनी कड़कड़ाहट लगा उठी। कुत्तों, अब तुम में से एक को भी नहीं छोड़ूंगा। अगले ही पल उन सभी सैनिकों की लाशें खून से लथपथ धरती पर पड़ी दिखाई दे रही थी। यह सब तो पहुंच गए अपने बाप दादाओं के पास। समय नष्ट न करके अपने निकल चलो। फायरिंग की आवाज़ सुनकर अन्य सैनिक यहाँ पहुंचते ही होंगे, लेकिन सावधान रहना। इसी तरह आगे और भी छाताधारी सैनिकों से सामना हो सकता है। चिंता मत करो, मेरी गन उनसे भी निपटने के लिए तैयार है। इधर राम रहीम चारों ओर खोज रहे अन्य छाताधारी सैनिक फायरिंग की आवाज़ सुनकर चौंके। फायरिंग उस तरफ हुई है, चलो। इधर राम रहीम बेतहाशा भागे जा रहे थे। सहसा फिर कुछ सैनिकों को एक तरफ से आते देख उन्हें पुनः एक पेड़ की ओट में हो जाना पड़ा। वे इधर ही आ रहे हैं और बिना इनसे निपटे आगे बढ़ना संभव नहीं। निकट आने दो, फिर इनसे भी निपट लेंगे। राम रहीम उन सैनिकों की दृष्टि पर नहीं पड़ी थी। यही कारण था कि वे बिना पोजीशन लिए सीधे उनकी ओर बढ़े चले आ रहे थे। वे निकट आ पहुंचे हैं। चिंता मत करो, यह दस्तीबन उन्हें चीखने का भी मौका नहीं देगा। और फिर जैसे ही वे सैनिक राम रहीम के निकट से होकर गुजरे, रहीम के द्वारा फेंका गया दस्ती बम उनके मध्य धरती से टकराकर भयानक विस्फोट के साथ फटा। और उधर राम ने बिना एक पल नष्ट किए अपनी स्टन गन का मुंह खोला। भागो, आय मरा, दुश्मन जासूस। और सभी सैनिक मारे गए। राम रहीम पेड़ की ओर से निकलकर फिर आगे भाग खड़े हुए। तभी पीछे से एक शोर उभरा। वे रहे हरामजादे, खत्म कर दो उन्हें। कुत्ते फिर आ पहुंचे। रुको मत, दौड़ते रहो। उन्हें द्रुत गति से निरंतर दौड़ते देख सैनिकों ने उन पर गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। लेकिन गोलियों की रेंज से बाहर होने के कारण राम रहीम सुरक्षित ही रहे। राम रहीम के दौड़ने की गति इस बार कुछ इतनी जबरदस्त थी कि शीघ्र ही वे उन सैनिकों को काफ़ी पीछे छोड़कर जंगल के अंतिम सिरे पर पहुंच गए। अब सामने उन्हें विशाल समुद्र फैला दिखाई दे रहा था। शुक्र है इस तरफ कोई नहीं है, न विमान न सैनिक। हाँ, लेकिन इससे पहले किसी सैनिक हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचे, हमें समुद्र के रास्ते से होकर किनारे पर पहुँचना जाना चाहिए। फिर वहाँ से किले तक पहुँचने का कोई उपाय करेंगे। ठीक है, चलो। लेकिन पेड़ों के झुरमुट से निकलते ही वे दोनों जैसे ही खुले स्थान पर पहुंचे, आसपास चट्टानों में से सैकड़ों बंदूकों की नालें निकलकर उनकी ओर तन गई। ओह, आखिर फंस ही गए दुश्मनों के जाल में। खबरदार, अपनी गनें फेंक दो और हाथ ऊपर उठा लो, वरना भून कर रख दिए जाओगे। मारे गए। मजबूरी थी, कोई भी गलत हरकत करने का मतलब था मौत। राम रहीम ने अपनी गनें फेंक कर हाथ ऊपर उठा लिया। उनके हाथ ऊपर उठाते ही एक चट्टान के पीछे से बुलडॉग बाहर निकलना और एक भयानक अट्टहास लगाते हुए उनके सामने आ खड़ा। हा हा हा, वास्तव में तुम दोनों खतरनाक और बहादुर होने के साथ साथ समझदार भी हो। शक्ल से तो साला किसी वनमानुष की औलाद लगता है। इससे रहम की उम्मीद नहीं की जा सकती। नो फोमांचू ने इस बार हमें पकड़ने के लिए इस भयानक आदमी को भेजा है। अन्य चट्टानों के पीछे सैनिकों ने भी बाहर निकलकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। लेकिन तुम्हें मेरे भी दिमाग की प्रशंसा करनी होगी कि मैंने किस खूबी से तुम लोगों के लिए यही जाल बिछाया।
क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जैसे चतुर छोकरे सारी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात समुद्र के रास्ते से ही भाग निकलने की कोशिश करोगे। हा हा हा। सुनो छोकरो, मेरा नाम बुलडॉग है। मैं चाहूँ तो तुम दोनों को यही समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें अपने महिम भावी विश्व सम्राट के सामने जिंदा ही पेश करूंगा और साथ ही साथ तुम्हें यह भी दिखाऊंगा कि मैं अपने नाम से भी कितना अधिक बढ़कर खतरनाक हूँ। फिर बुलडॉग अपने सैनिक की ओर मुड़कर भयानक स्वर में बोला, इन दोनों को जंजीरों से बांधकर हेलीकॉप्टर तक ले चलो। फिर मैं इन्हें बताऊंगा कि किले तक पहुंचना कितना आसान और कितना मुश्किल है। यस सर। आनंद फानन में सैनिकों ने राम रहीम को जंजीरों से जकड़ लिया और बुलडॉग उन्हें लेकर जंगल में प्रविष्ट हो गया। वे उसी दिशा में बढ़ रहे थे जहां राम रहीम का हेलीकॉप्टर खड़ा था। पता नहीं अब इनके चंगुल से आज़ाद होने का मौका मिलेगा भी अथवा नहीं। अब शायद जिंदगी के कुछ ही क्षण रह गए हैं। बुलडॉग ने राम रहीम को पीठ पर लटके किटपे की ओर न जाने क्यों क्यों कोई ध्यान नहीं गया। कुछ देर बाद वे हेलीकॉप्टर के निकट थे। इन दोनों को जंजीरें हेलीकॉप्टर से बांध दो, हम इन्हें उड़ाते हुए किले तक ले जाएंगे। आखिर बहादुरों की भी यात्रा भी रोमांचक होनी चाहिए। और सैंकी तुम विमानों और सैनिकों को वापस लौट जाने का निर्देश दो। मैं इन जासूसों के साथ अकेला हेलीकॉप्टर में जाऊंगा। मेरे साथ केवल चालक रहेगा। यस सर। राम रहीम से बंदी जंजीरों का एक सिरा हेलीकॉप्टर में बांध दिया गया और बुलडॉग पायलट के साथ हेलीकॉप्टर के भीतर जा बैठा। पायलट, सीधे किले की ओर चलो। यस सर। उफ, यह बुलडॉग का बच्चा तो शायद हमें तड़पा तड़पा कर मारने का इरादा रखता है। हाँ, लेकिन मजबूरी है, हम इनका कोई भी विरोध भी नहीं कर सकते। अगले ही क्षण हेलीकॉप्टर राम रहीम को लेकर किले की ओर उठ चला, लेकिन सैनिक काफिला भी वापस किले की ओर लौट रहा था। पायलट, कंट्रोल रूम में संपर्क स्थापित करो। उन्हें सूचित करो कि हम उन दोनों भारतीय जासूस छोकरों को जिंदा लेकर आ रहे हैं। सुरक्षा सैनिक हमारे हेलीकॉप्टर को गलतफहमी में नष्ट करने की कोशिश ना करें। ओके सर। पायलट ने तुरंत हेलीकॉप्टर में फिर ट्रांसमीटर द्वारा किले के कंट्रोल रूम में संपर्क स्थापित जोड़ना आरंभ किया। हेलो हेलो कंट्रोल रूम, हेलो। संपर्क जुड़ते ही उसने सारी रिपोर्ट कंट्रोल ऑफिसर को दे दी। इधर किले के भीतर बने कंट्रोल रूम में भारतीय जासूसों के पकड़े जाने की खबर मिलते ही हर्ष की लहर दौड़ गई। महामहिम को सूचित करो कि दोनों जासूस पकड़ लिए गए हैं और मिस्टर बुलडॉग इन्हें जिंदा पकड़कर हेलीकॉप्टर से किले के भीतर ला रहे हैं। साथ ही सुरक्षा सैनिकों को निर्देश दे दो कि वे आने वाले हेलीकॉप्टर को कोई नुकसान पहुंचाने की चेष्टा न करें। आया, अब आएगा मजा जब उन दोनों छोकरों को कुत्ते की मौत मारा जाएगा। इधर किले के भीतर ही बनी एक विशाल एवं आलीशान इमारत के भीतर कायम की गई उस आधुनिक प्रयोगशाला में विश्व का कुख्यात मुजरिम किंतु काले टापू का सम्राट फोमांचू भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर घोष के सामने खड़ा था। मैं अब और ज़्यादा सब्र नहीं कर सकता प्रोफेसर। प्रयोग की हर वस्तु और दुनिया भर के ऐश्वर्य मैंने तुम्हें जुटा दी है। अब तुम्हें जल्द से जल्द उन अदृश्य तरंगों का आविष्कार करके पूरे मेरे हवाले कर देना चाहिए ताकि मैं अपने टापू को बाह्य खतरों से पूरी तरह सुरक्षित कर सकूं। मैं अपनी ओर से उस आविष्कार को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ और दिन रात उसी के प्रयोग में जुटा हूँ। मुझे विश्वास है कि एक सप्ताह के भीतर भीतर मैं अदृश्य तरंगों की इजाद पूरी कर लूँगा। गुड, मुझे तुमसे यही आशा थी। यदि किसी किस्म की कोई तकलीफ़ हो तो कहने में संकोच न करना। धन्यवाद, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। तभी एक सैनिक ने भीतर प्रवेश किया और फोमांचू की आंखें उसे देख क्रोध से सुलग उठे। क्या बात है जवान, मैंने सख्त निर्देश दिया है कि बिना किसी जरूरी काम के कोई भीतर ना आए। क्षमा करना महामहिम, लेकिन सूचना ऐसी थी कि मुझे तुरंत आपकी सेवा में हाजिर होने पड़ा। कंट्रोल रूम ने हमें सूचना भेजी है। ओह, कहो क्या सूचना है? कंट्रोल रूम ने हमें सूचना भेजी है, दोनों भारतीय जासूस छोकरे पकड़े गए और कमांडर बुलडॉग उन छोकरों दोनों को लेकर जल्दी किले में पहुंच रहे हैं। भारतीय जासूस छोकरे? ओह, कौन हो सकते हैं? सुनकर फोमांचू प्रसन्नता से उछल पड़ा। शाबाश, तुरंत जाओ और उसके स्वागत की तैयारी करो। साथ ही ट्रांसमीटर पर बुलडॉग को खबर करो कि वह हेलीकॉप्टर को हमारे राजमहल की छत पर ही उतारे। हम उन दोनों आफत के पुतलों को देखने के लिए व्याकुल है। पता नहीं कौन है बाकी लड़के आप फंसे इनके चंगुल में। जो आज्ञा महामहिम। सैनिक के जाने के बाद हा हा हा, सुना तुमने प्रोफेसर? भारत के दो जासूस छोकरे जो तुम्हें ही छुड़ाने आए थे खुद हमारे चंगुल में फंस गए। अब दिखाएंगे हम उन्हें उनकी मौत का नज़ारा।
लेकिन वे दोनों हैं कौन? राम रहीम कमबख्तों ने टापू पर पहुंचते ही तबाही मचा दी थी। मेरे बहुत से वफादार सैनिक उनके हाथों मारे गए। खैर, अब उनसे उनकी मौत का गिन गिन कर बदला लूंगा। ओह राम रहीम। अच्छा प्रोफेसर, चलता हूँ, लेकिन वादे के मुताबिक तुम अपना काम अवश्य 1 सप्ताह के भीतर भीतर पूरा कर देना। जरूर कुत्ते। जब फोमांचू पलटकर द्वार की ओर बढ़ गया, अब तो मैं 3 घंटे के भीतर अपना आविष्कार पूरा कर दूंगा। मूर्ख, लेकिन तुम इस आविष्कार का परिणाम देखने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। उसके जाने के पश्चात फोमांचू, मुझे मालूम है तुम उन दोनों बहादुर लड़कों को भयानक मौत दोगे, लेकिन मैं उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। यह मशीन टापू के साथ साथ तुम्हें भी और तुम्हारे ख्वाबों को भी मिट्टी में मिलाकर रख देगी। इंसानियत का दुश्मन, तुमने मुझे समझने में भयंकर भूल कर दी। तुम क्या जानो कि इतने दिनों से मैं तुम्हारे लिए अदृश्य तरंगे नहीं, बल्कि मौत की विनाशक अग्नि किरणों को तैयार करने में जुटा हूँ, जो अब बिल्कुल तैयार हो ने और उन्हें इस मशीन से आज़ाद कराने के लिए सिर्फ टाइम सेट करना है। बाकी रह गया है वह टाइम मैं अभी सेट कर देता हूँ। फिर प्रोफेसर घोष ने मशीन में लगे बटनों और स्विचों की तेज़ी से दबाना और घुमाना आरंभ कर दिया। मैं जानता हूँ कि उन विनाशकारी किरणों के इस मशीन से निकलते ही टापू और तुम्हारे साथ साथ मैं भी नष्ट हो जाऊंगा, लेकिन मुझे अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि मैं विश्व पर मंडरा रहे खतरे को समाप्त करने में सफल हो सका शीघ्र ही। लो, हम सबकी मौत के लिए टाइम सेट हो गया। ठीक 3 घंटे बाद यह मशीन विनाशकारी किरणें उगलने लगेगी और हा हा हा, परिणाम की तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे फोमांचू। और प्रोफेसर घोष पागलों के समान अट्ठास लगाते चला गया। उधर कमांडर बुलडॉग का हेलीकॉप्टर राम रहीम के को लिए किले की ओर बढ़ा चला गया। राम भैया, मरना तो हमारे लिए अब निश्चित है, किंतु मैं मरने से पहले कुछ कर गुजरना चाहता हूँ। विचार तो बुरा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपना विचार किले के भीतर पहुँचने तक त्याग दो। क्या मतलब? मतलब यह मेरे प्यारे भाई कि किले के अंदर पहुँचते ही हम किट बैगों से रखे दस्ती बमों और टाइम बमों का प्रयोग करेंगे। वो हमारा, वाह क्या आइडिया सुझाया है तुमने भैया। यानी हम मरते मरते भी इनका कबाड़ा करते जाएंगे। बिल्कुल, कम से कम चीफ का एक अरमान तो पूरा हो जाएगा कि टापू को हम जितना नुकसान पहुंचा सकते थे पहुंचाया। जबकि बुलडॉग उस समय राम रहीम के भयानक विचारों से अभिज्ञ पायलट की बात सुन रहा था। सर, महामहिम का आदेश है हेलीकॉप्टर को सीधे राजमहल की छत पर उतारा जाए। उन्होंने आपको बधाई संदेश भी भेजा है। ठीक है, ऐसा ही करो। उधर बुलडॉग मन ही मन कोई सुंदर कल्पना कर प्रसन्न एवं गर्वित हो रहा था। महामहिम प्रसन्न होकर मुझे न केवल ढेर सारा इनाम देंगे, बल्कि अन्य लोगों की नज़रों में मेरा मान सम्मान भी बढ़ेगा। और इधर राम रहीम किला आ गया। थैले से दस्ती बम निकाल लो, लेकिन ध्यान रहे हमें बम फोमांचू की महत्वपूर्ण इमारतों और स्थानों पर ही फेंकना है। समझ गया भैया, अब सब देखते जाना। फिर जैसे ही हेलीकॉप्टर किले के भीतर दाखिल हुआ, उन्होंने हाथों में थमे दस्ती बम तेजी के साथ नीचे दिखाई देने लगे, ऊंची ऊंची इमारतों पर फेंकने आरंभ कर दिए। और अगले ही क्षण भयानक धमाकों के साथ उन ऊंची ऊंची इमारतों में परकच्चे उड़ने लगे। इन अप्रत्याशित हमले से पूरे किले में एक भयानक खलबली मच गई। भागो भागो! कंट्रोल रूम में भी भौखलाहट फैल चुकी थी। उफ! जल्दी सुरक्षा गार्डों को निर्देश दो कि वे हेलीकॉप्टर को तबाह कर दे, वरना शीघ्र ही पूरा किला गायब तबाह हो जाएगा। लेकिन हेलीकॉप्टर में कमांडर बुलडॉग भी हैं। ओह, तो इन्हें शीघ्र निर्देश दो कि वे तुरंत उन छोकरों को गोली मार दें। ठीक है। इधर पहले तो बुलडॉग को समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन फिर नीचे से उभरते विस्फोट के स्वर और चीख पुकार को सुनकर जैसे ही उसने नीचे देखा, तो तुरंत सारा माजरा समझकर उसकी आंखों क्रोध से सुलग उठी। मैं कहता हूँ बंद करो अपनी हरकत, वरना गोली मार दूंगा। देख रहे हो भैया, दिवाली का असली नज़ारा। हाँ, लेकिन साथ ही साथ उस बुलडॉग की चेतावनी भी सुन रहा हूँ। जब बुलडॉग ने चेतावनी का उन पर कोई प्रभाव नहीं देखा, तो क्रोध में भरकर उसने 2 हवाई फायर किए। मैं कहता हूँ बंद करो बम फेंकना, वरना मेरे विचार से अब हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए। काफ़ी नुकसान पहुंचा चुके हैं हम इनके किले को। नहीं, चलाने दो उसे गोली। ऐसे ही मरना है वैसे भी। फिर क्यों ना अच्छी तरह इनके किले का मटियामेट कर दिया जाए। वह भी करेंगे, लेकिन फोमांचू से मिलने के बाद। ओह, इस कमबख्त को तो मैं भूल ही बैठा था।
फोमांचू का जिक्र आते ही सहसा किसी विचार के अंतर्गत रहीम की आंखें किसी हिंसक जानवर के समान चमक उठी और कुछ सोचकर उसने दस्ती बम फेंकने बंद कर दिए। लो भाई, हमने तुम्हारी बात मान ली। हमारे लिए क्या हुक्म है अब? शाबाश। मैं अपने हाथों से तुम्हें नहीं मारना चाहता, लेकिन यदि मजबूर करोगे तो। हम समझ गए भाई, आगे की बात अपने मुंह में ही रखो। शीघ्र ही हेलीकॉप्टर फोमांचू के महल के ऊपर पहुंचा। सावधान रहना रहीम, हमें जो कुछ करना है हेलीकॉप्टर के लैंड करने के साथ ही करना है। मैं समझ गया, तुम चिंता मत करो। फिर कुछ ही क्षणों बाद हेलीकॉप्टर के छत पर लैंड करते ही वहां खड़े सैनिकों ने राम रहीम को अपनी बंदूकों के घेरे में ले लिया और उनके किट बैग अपने कब्जे में कर लिए। इनकी जंजीरें खोल दो, लेकिन इनसे सावधान रहना, ये कोई गलत हरकत न करने पाए। और छोकरो, तुम भी ध्यान रखना, कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो जिस्म छलनी कर दिए जाएंगे। नहीं करेंगे भाई, लेकिन यह गीदड़ भभकी बार बार हमें मत दो। दो सैनिकों ने आगे बढ़कर उनको जंजीरों से मुक्त कर दिया। सर, महामहिम ने आपको इनके साथ तुरंत विशेष कक्ष में बुलाया है। ठीक है, चलो, लेकिन सुनो छोकरो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप चलते रहो। लेकिन तभी राम रहीम के शरीर एक साथ किसी गेंद के समान हवा में उछले और बुलडोग और सैनिकों से संभलने की पूरी कोशिश की, लेकिन राम रहीम ने उनसे संभलने का कोई मौका न देकर उन्हें लात और घूंसों पर रख दिया। आह, मेरी, अरे बाप रे। तभी मौका पाकर राम एक तरफ पड़ी एक ब्रेन गन पर झपटा और ब्रेन गन के हाथों में आते ही अगले ही पल बुलडॉग सहित उन सब की लाशें फर्श पर पड़ी दिखाई दे रही थी। रहीम ने तभी झपट कर अपना किट बैग और एक सैनिक की ब्रेन गन उठा ली। राम पहले ही अपना किट बैग उठाकर पीठ पर बांध चुका था। उस तरफ नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, चलो नीचे चलते हैं। ठीक है चलो, लेकिन एक हाथ हथकंडा हाथ में भी ले लो। वे सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे पहुंचे, तभी उनके सामने कुछ सैनिक दौड़कर आते दिखाई दिए। राम ने तुरंत हाथ में थमा हैंड ग्रेनेड उनकी तरफ उछाल दिया। बचो दुश्मन! लेकिन एक भयानक विस्फोट के साथ उन सभी सैनिकों के चिथड़े हवा में उड़ गए। दुश्मनों पर जरा भी रहम खाने की जरूरत नहीं है रहीम। जो बढ़ते चलो, जो नजर आए उसे खत्म करते हुए आगे बढ़ते चलो। हमें अब सिर्फ फोमांचू चाहिए, वह भी जिंदा, ताकि उससे प्रोफेसर घोष के बारे में पता लगा सके। बिल्कुल ठीक कहा, वही एक मात्र ऐसा व्यक्ति है जो न केवल हमें आसानी से प्रोफेसर तक पहुंचा सकता है, बल्कि हमारी ज़िंदगी के लिए ढाल बनकर हमारे यहाँ से भाग निकलने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। और दोनों भयानक ढंग से गोलाबारी करते हुए मारकाट मचाते हुए फोमांचू की खोज में पुनः आगे बढ़े। उधर फोमांचू अपने विशेष कक्ष में मस्त था कि अचानक चौंक पड़ा। ओह, यह फायरिंग और धमाकों की आवाज़ कैसी? तभी एक सैनिक घबराया हुआ उस सब भीतर प्रविष्ट हुआ। क्या बात है जॉर्डन, तुम इतने घबराए क्यों हो? यह फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें कैसी? और कमांडर बुलडॉग उन जासूस छोकरों को लेकर अभी तक मेरे पास क्यों नहीं पहुंचा? गजब हो गया महामहिम, वे दोनों भारतीय छोकरे आज़ाद हो गए और मारकाट मचाते हुए इधर ही आ रहे हैं। शायद उन्हें आपकी तलाश है। क्रोध से चीख उठा फुमांचू। क्या बकते हो? कैसे आज़ाद हो गए वे दोनों? कहाँ मर गया बुलडॉग और अन्य सैनिक? कमांडर बुलडॉग के साथ साथ और भी बहुत से सैनिकों को वह छोकरे मौत के घाट उतार चुके हैं महामहिम। दोनों के पास काफ़ी मात्रा में गोला बारूद है। क्या? सब कुछ जानकर एक बार की तो फुमांचू की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। वे इतने से छोकरे इस तरह मेरे घर में घुसकर मुझे तबाह नहीं कर सकते। लेकिन फिर शीघ्र ही वह अपने आप को संभालकर क्रोध से चीख उठा। मैं उनका खून पी जाऊंगा। जाओ, खतरे का अलार्म बजा दो, उन दोनों को जैसे ही जिंदा या मुर्दा मेरे सामने पेश करो। जाओ। जो आज्ञा सिनूर। वह सैनिक तेजी से बाहर की ओर चल पड़ा, लेकिन अभी वह द्वार पर पहुंचा ही होगा कि बाहर से गोलियों की एक जबरदस्त बौछार आई और वह चीखता हुआ कमरे में आ गिरा। अरे, यह क्या? और इससे पहले कि फोमांचू कुछ सोचता समझता संभल पाता, द्वार पर राम रहीम गन ताने खड़े थे। उन्हें देखते ही दासियां भयभीत हो भाग खड़ी हुई। ओह नहीं! ओह, तुम आफत के पुतले! खबरदार फोमांचो, अपने स्थान से हिलने की कोशिश मत करना, वरना परिणाम की कल्पना भी तुम नहीं कर पाओगे। दूसरे ही क्षण आफत के पुतले राम रहीम आगे बढ़े और उन्होंने अपनी अपनी ब्रेन गनें फोमांचो की गर्दन और सीने से सटा दी।
फोमांचू का चेहरा भय से फक पड़ गया और ललाट पर पसीने की मोटे मोटे बूंदें चुचवा गई। क्या क्या चाहते हो? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। प्रोफेसर घोष, और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इसे चुपचाप उनके पास ले चलो। फोमांचो के मुख से ना सुनते ही रहीम ने अपनी गन की नाल उसकी गर्दन पर और सख्त कर दी, जिसकी हिंसक भेड़िए के समान गुर्रा उठा। ऐसा अवश्य होगा प्यारे फोमांचू, वरना तुम नहीं जानते इसका नाम राम है, और यह तुम जैसे न जाने कितने रावणों को अब तक मौत की नींद सुला चुका है। इनकार करने की दशा में ये तुम्हें नर्क लोक पहुंचाने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। फोमांचू की सांस जैसे गले में फंस कर रह गई, लेकिन इससे पहले कि फोमांचू हाँ या ना में कुछ कहता, तभी कुछ सैनिक दौड़ते हुए भीतर घुसे। परंतु राम पूरी तरह सतर्क था। उससे पहले कि सैनिक अपने उद्देश्य में सफल हो पाते, राम की ब्रेन गन एक बार फिर गर्ज उठी। उफ! अपने सैनिकों को पलक झपकते ही मारे जाते देख फोमांचू वहां रहा सा हौसला भी जाता रहा। हाँ, अब बताओ, तुम हमें प्रोफेसर घोष के पास ले चलते हो या नहीं? मैं तैयार हूँ। शाबाश, तो फिर ले चलो। फिर फोमांचू ने उन्हें इस इमारत से भीतर पहुंचने में जरा भी सुस्ती नहीं दिखाई, जहां प्रोफेसर घोष की प्रयोगशाला थी। फोमांचू, अपने सुरक्षा सैनिकों को आदेश दो कि वे हथियार फेंक कर अलग हट जाएं और हमारा रास्ता रोकने की कोशिश न करें, वरना हथियार फेंक दो और यहाँ से दफा हो जाओ। जो आज्ञा मामी। द्वार पर खड़े सैनिकों द्वारा हथियार फेंक कर वहां से हटने के पश्चात राम रहीम फुमांचू को कवर किए हुए प्रोफेसर घोष की प्रयोगशाला में दाखिल हुए। अरे कौन? कहीं राम रहीम तो नहीं? नमस्ते प्रोफेसर अंकल, आपने हमें बिल्कुल ठीक पहचाना। हम राम रहीम ही हैं और आपकी यहाँ से आज़ाद करा के ले जाने के लिए आए। शाबाश मेरे बहादुर बच्चों। प्रोफेसर अंकल, आप हमारे साथ आए, और हाँ, बाहर पड़ी गनों में से एक गन साथ लेना हरगिज न भूलें। यदि खतरा पैसा है तो निसंकोच फायरिंग करिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से अब जल्दी निकल चलो, वरना आपसे ठीक 20 मिनट बाद यह टापू राख के ढेर में बदल कर समुद्र के नर्क में समा जाएगा। क्या मतलब? क्या? प्रोफेसर की बात सुनकर राम रहीम बुरी तरह चौंक उठे। फोमांचू भी एक बार प्रोफेसर का चेहरा ताकने लगा। उत्तर में प्रोफेसर ने उन्हें सारी बात बता दी, जैसे सुनकर राम रहीम का चेहरा प्रसन्नता से वही फोमांचू क्रोध से भी भर उठा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा प्रोफेसर। तुम अपनी जुबान बंद ही रखो गंदे नाले के कीड़े, और चुपचाप हमारे साथ बाहर चलो, वरना मजबूरन तुम्हारी जुबान काटनी पड़ेगी मुझे। और दहशत से फोमांचू पुनः खामोश हो गया। फोमांचू को ढाल बनाते हुए राम रहीम और प्रोफेसर घोष उस इमारत से बाहर निकले। चारों ओर बुरी तरह अफरा तफरी मची हुई थी और खतरे का सायरन भी तेज स्वर में चीख पड़ रहा। फोमांचू, यदि जिंदा रहना चाहते हो तो अपने सैनिकों को हमसे दूर ही रखना, वरना ध्यान रहे हमारे मरने का नंबर तुम्हारे बाद ही आएगा। ठीक है। फोमांचू इतनी तरह भयभीत हो चुका था कि उसने वैसा ही किया जैसा राम रहीम चाहते थे। कई बार सैनिकों ने उनका मार्ग रोकने की कोशिश की, लेकिन फोमांचू के आदेश पर उन्होंने मार्ग छोड़ दिया। शीघ्र ही राम रहीम व प्रोफेसर फोमांचू को लेकर पुणे महल की छत पर जा पहुंचे, जहां हेलीकॉप्टर अभी तक सुरक्षित खड़ा था। रहीम, फोमांचू को जंजीरों से जकड़ दो। ओके बॉस। हेलीकॉप्टर से बंधी उस जंजीर को उठाकर रहीम फोमांचू की ओर बढ़ा, जिससे बुलडॉग उन्हें बांधकर वहां लाया था। यह देख फोमांचू तुरंत हकलाकर बोल उठा। ठहरो, आखिर तुम लोग अब मुझसे क्या चाहते हो? यदि तुम प्रोफेसर को ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। विश्वास रखो, मैं तुम्हारा मार्ग रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। प्यारे शुतुरमुर्ग, हम चाहते हैं जिस तरह हमें बांधकर यहाँ की सैर कराई गई, वैसे ही सैर हम भी थोड़ी सी कर करा दे, वरना यह तमन्ना दिल में लिए यहीं टापू के साथ तबाह हो जाओगे। कहने के साथ ही रहीम ने उसके मोटे जिस्म को जंजीरों में जकड़ लिया और फिर तीनों हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ गए। सुनो, तो यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा धन दूंगा। लेकिन राम रहीम और प्रोफेसर घोष उसके गिगियाने पर कोई ध्यान न देकर हेलीकॉप्टर के भीतर जा बैठे। जल्दी हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाओ, विनाशकारी किरणों के फट निकलने में केवल 3 मिनट शेष रह गए। ओह, जल्दी करो रहीम। ये लो भैया। दूसरे ही क्षण रहीम ने हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर आकाश में उठा दिया। रोमांचू जंजीरों के सारे नीचे लटका हुआ था। उफ, न जाने कैसे सजा देंगे ये शैतान मुझे। पूरा फंसा इनके जाल में। और ठीक 3 मिनट बीतने पर
प्रोफेसर घोष द्वारा इजाद की गई विनाशकारी किरणें काले टापू पर प्रलय बर्पा कर करने लगी। क्यों मियाँ फुमांचू, कैसा लग रहा है अब तुम्हें अपना टापू? मेरा टापू, मेरा सपनों का महल। तभी रहीम ने हेलीकॉप्टर की खिड़की से बंधा जंजीर का दूसरा चेहरा खोल दिया। दुख मत करो मेरे प्यारे, तुम्हें अपना टापू इतना ही प्यारा है तो लो, मैं तुम्हें वहीं पहुंचा देता हूँ। नहीं। और फिर, हा हा हा, इंसानियत का दुश्मन, तेरा जिंदा रहना विश्व के लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता था। इस तरह विश्व सम्राट बनने का केवल सपना ही संजो कर एक खतरनाक मुजरिम फोमांचो अपने टापू के साथ ही आग की लपटों में समा गया। आफत के पुतले राम रहीम अपने मिशन को सफल बनाकर अपने देश वापस लौट रहे थे और काला टापू जलता हुआ आग का एक छोटा सा पिंड नजर आ रहा था, जो धीरे धीरे राख के ढेर में परिवर्तित होता हुआ समुद्र में बैठता जा रहा था। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।